Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with class 10th economics chapter number 1 development. डेवलपमेंट का मतलब देखेंगे, डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं, किसके लिए कौन सी चीज़ें गोल्स हो सकती हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिसाइड करेंगे, राइट। इस चैप्टर को मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाया है, मतलब कि हमने ज़्यादा टेक्स्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, ठीक है। पिक्चर्स के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि बेसिकली दिस चैप्टर इज़ अबाउट कंसेप्ट, है ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ लिखने लायक नहीं है, और अगर मैं ज़बरदस्ती लिख लिख के बहुत 2-3 लेक्चर में इसको बनाती हूँ तो कोई सेंस नहीं है, आपका और मेरा टाइम वेस्ट होगा। दैट इज़ वाई हमने कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, तो हम इसको इसी हिसाब से बस कंसेप्ट समझने के लिए इस लेक्चर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हो जाता है कि भाई डेवलपमेंट होता क्या है ना। डेवलपमेंट का मतलब है प्रोग्रेस या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रोथ होना, ठीक है। मतलब कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि आज मुझे ABCD पढ़ना नहीं आता, ठीक है, मुझे बेसिक्स नहीं पता किसी भी लैंग्वेज के, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये ABCD सीख कर सेंटेंसेस फॉर्म करने लग जाती हूँ, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर लैंग्वेज बोलने लग जाती हूँ, तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरी प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, ठीक है। यही है आपका डेवलपमेंट, ठीक है। अब बहुत वेग एक दो टर्म्स को हम एक साथ देख लेते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ जो है वो स्पेसिफिक स्फीयर्स में होती है, और डेवलपमेंट जो होता है वो हम ओवरऑल देखते हैं, ठीक है। कि जनरली अगर हम देखते हैं कि फिजिकल ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो भाई किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी जो है वो फिजिकली कितनी स्ट्रांग हो गई है, पहले उसकी हाइट कम थी अब बढ़ गई है ना, या उसके बाल छोटे थे अब बड़े हो गए हैं, राइट। वो उसकी नोज़ कैसी थी अब कैसी हो गई, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ होगा। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ओवरऑल एक ह्यूमन के आसपास कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है हर अलग अलग स्फीयर में, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस, है ना। अगर मान लो ये एक पर्सन है जिसको नहीं चलानी आती साइकिल, अब अगर ये साइकिल चलाना सीख लेता है तो ये इस व्यक्ति का डेवलपमेंट है, ठीक है। आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति है जिसने कार चलानी सीख ली, दूसरा व्यक्ति है जिसने ट्रक चलाना सीख लिया, और तीसरा व्यक्ति है जो ट्रेन चला रहा है, लोको पायलट है। तो इन चारों की जो डेवलपमेंट है वो कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। इन चारों की डेवलपमेंट जो है वो क्या है, कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। क्यों कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इनके गोल्स अलग अलग हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अगर मैं लोको पायलट बनना ही नहीं चाहती, तो क्या मैं ये सोचूंगी कि अरे मैंने कभी भी ट्रेन चलाना नहीं सीखा तो मेरा तो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। नो, अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे हद से हद साइकिल चलानी आनी चाहिए, बाइक चलानी आनी चाहिए और कार चलानी आनी चाहिए, ठीक है, अगर मुझे इतना चीज़ें मैं सीख लेती हूँ, इनकी स्किल्स मैं ले लेती हूँ, तो ये मेरा डेवलपमेंट है, ठीक है। बात समझ आई। तो मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल है, ठीक है, स्पेसिफिक है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। बट सबके, अगर हम हर व्यक्ति के लिए भी अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि भाई प्रोग्रेस तो होनी चाहिए। अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। तो डेवलपमेंट हमको क्या मदद कर रहा है, अगर हम अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं तो डेवलपमेंट है ना। अगर हम बेटर बन रहे हैं तो डेवलपमेंट है, मतलब नई स्किल सीख रहे हैं, नए परसेप्शंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना, कंटम्पलेट कर पा रहे हैं अपनी सिचुएशंस को, समझ पा रहे हैं उन, तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है। मतलब डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा दिखे, ठीक है। अगर आप बेटर महसूस कर पा रहे हैं, अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग रख पा रहे हैं जो कि लोगों को दिख नहीं रही है, लेकिन स्टिल आपको फील हो रहा है कि आप बेटर हैं, तो मतलब आपका डेवलपमेंट हो रहा है, फाइन। और डेवलपमेंट अल्टीमेटली हमें क्या करता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है ना, अपने पास्ट वर्जन से हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। सो दिस वॉज अबाउट डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डेवलपमेंट हम सारे लोगों के लिए सेम है? नहीं, हमने अभी डिस्कस किया, है ना। क्यों ऐसा है? क्योंकि सबके अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। इवन ये एक कंसेप्ट है जिसको हमें समझना चाहिए कि जो बात या जो भी चीज़ किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाए, है ना, दूसरे के लिए क्या कर दे, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, नोइंगली और अननोइंगली। फाइन, एग्जाम्पल से समझते हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया गया है डैम्स का। अब देखो, वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, वी आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय मेकिंग डैम्स। तो ये तो अच्छी चीज़ है, वाई, बिकॉज वी आर यूजिंग वाटर विच इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स,
ठीक है। एंड व्हेन वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग वाटर, तो हम यहाँ पर किसी भी ऐसी चीज़ को इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं कर रहे, किसी भी प्रकार के स्मोक को या कोल बर्न को हम इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, जिससे क्या हो, हमारे इन्वायरमेंट को लॉस हो। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, इसको तो डेवलपमेंट कहेंगे ही। यही तो चाहते हैं हम लोग कि हम अपने इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म करते हुए इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लें, है ना, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को भी चला लें, फैक्ट्रीज़ भी चला लें, बट इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। तो ये तो सही है, तो ये तो डेवलपमेंट है, नो डाउट। बट ये डेवलपमेंट किसी के लिए डिस्ट्रक्शन भी बन सकता है या प्रॉब्लमेटिक भी बन सकता है। कैसे? जिस भी एरिया में डैम्स बनेंगे वहाँ पर क्या कराना पड़ेगा, स्पेस को खाली कराना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिजर्वायर बनाना है, डैम बनाना है, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस। तो जो भी विलेजेस वहाँ पर होंगे या जो विलेजर्स होंगे उनको वहाँ से डिसलोकेट करना पड़ेगा, यानी उनको अपनी जगह से शिफ्ट करना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति हमेशा से किसी एक पर्टिकुलर गांव में किसी एक जगह पर रहा है और आप उससे बोलो कि आप कंपनसेशन ले लो लेकिन इस जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाओ, सो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, है ना। वहाँ पर उसकी इनकम बंदी होगी, उसकी लाइवलीहुड चल रही होगी, जैसे भी वो मैनेज कर रहा होगा या उसने पैसा लगा के अपना घर बनाया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी जब उनको डिसलोकेट किया जाएगा। और डिसलोकेट क्यों कर रहे हैं? डैम बनाने के लिए। और हमारी नज़र में डैम क्या है? डेवलपमेंट। गेटिंग? सो ज़रूरी नहीं है कि एक जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सारे लोगों के लिए डेवलपमेंट हो। फाइन। प्लस अब ये डेवलपमेंट तो है लेकिन इससे इन्वायरमेंटल लॉसेस भी होते हैं, डेंजर्स ऑफ फ्लड और अर्थक्वेक इंक्रीज होते हैं। अगर रिजर्वायर बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ है और उसके नीचे का जो सरफेस है, जो ज़मीन है, अगर वो उतना हैंडल नहीं कर सकती तो अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं। पानी बहुत ज़्यादा अगर आ गया, ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, तो फ्लड लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है ना। और अगर बहुत अच्छे मटेरियल यूज़ करके डैम्स को नहीं बनाया गया तो अगेन यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, राइट। चलो अब हम देखते हैं कि अगर डेवलपमेंट सारे लोगों के लिए अलग अलग है तो क्या हम कुछ क्राइटेरियाज बना सकते हैं या हम कुछ बेसिस बना सकते हैं उनके बीच में डिफरेंस रखने का। बिल्कुल, है ना। हमने यहाँ पर 2 क्राइटेरियाज बनाए हैं, मटेरियल गोल्स और नॉन मटेरियल गोल्स। देखो, मटेरियल गोल्स का मतलब क्या है? वो चीज़ें जिनको हम देख पा रहे हैं, ठीक है, जो मेजरेबल है हमारे लिए, ठीक है, या जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है ना, जिनको हम पैसे से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं मटेरियल गोल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। बट सम आर नॉन मटेरियल गोल्स, जिनका मनी के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती, ठीक है, जिनको तौला नहीं जा सकता, साथ में जिनको आप देख नहीं सकते लेकिन आप उनको फील कर सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी है। अब देखो, अगर कोई बोलता है कि सिर्फ मटेरियल गोल्स इनफ हैं तो नो, नॉन मटेरियल गोल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, है ना। और अगर कोई नॉन मटेरियल गोल्स पे बस फोकस कर रहा है तो उसको भी मटेरियल गोल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज दीज टू क्रिएट अ बैलेंस, राइट। चलो लेट अस सी अबाउट मटेरियल गोल्स। लाइक मोर इनकम। किसी को लगता हो कि भाई अभी मैं कम पैसा कमाता हूँ, अभी मैं 10K कमाता हूँ पर मंथ, ठीक है, अभी मुझे अराउंड 15K कमाना है, ठीक है। तो ये जो वो 15K कमाने के बारे में सोच रहा है, जो 5K वो ज़्यादा सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है कि मेरी इनकम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, है ना। ये उसका मटेरियल गोल है। अगर उसकी इनकम 15K या फिर 16K हो जाती है तो वो लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा तो डेवलपमेंट मेरा हुआ है। जिस व्यक्ति के पास रोज़ काम नहीं है ना, इर्रेगुलर वर्क है उसका कि भाई आज काम मिला तो कर लिया, कल काम मिलेगा तो कर लेंगे, परसों हो सकता है कि काम ना मिले, ठीक है, तो वो चाहेगा कि मेरे को रेगुलरली वर्क मिले, राइट। साथ में रेगुलर वर्क के साथ आप एक और चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब कि जो लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं उनको ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होगा कि कल मुझे बिना वजह यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी है कि हाँ यहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ मैं काम करता रहूँगा अनटिल अनलेस कोई ब्लंडर नहीं क्रिएट हो रहा। फाइन। देन बेटर वेजेस। मतलब जिस व्यक्ति को कम पैसा मिल रहा है वो ये चाहेगा कि उसको वेजेस और ज़्यादा अच्छी मिले। डिसेंट प्राइस फॉर माई प्रोडक्ट। इट मीन्स इफ़ दिस पर्सन इज़ अ बिजनेसमैन और ही इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, वो ये चाहेगा कि जब भी वो मार्केट में जाए, ठीक है, तो जो भी गुड्स वो बेच रहा है, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहा है, उसका एक फेयर प्राइस उसको मिले, डिसेंट प्राइस उसको मिले, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई, उसको प्राइस कम में लग रहा है, ठीक है, मतलब उसको बेच कम में रहा है वो, उसको कॉस्ट ज़्यादा आ गई। तो ये भी मटेरियल गोल्स है। मतलब कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मटेरियल गोल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटल कंडीशन, देयर इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मटेरियल गोल्स की। जैसे किसी को चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट,
किसी को चाहिए फ्रीडम एंड सिक्योरिटी. सम पीपल आर हैविंग दिस डिमांड नहीं कहेंगे हम, एक नोशन होता है लोगों का, एक आइडिया होता है कि भाई हाँ हमारी एक रिस्पेक्ट है और वो हमें मिलनी चाहिए, है ना. अदर पीपल शुड रिस्पेक्ट अस, एटलीस्ट वो हमें डिसरिस्पेक्ट ना करें, है ना. एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, जैसे अब इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए तो इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं है ना, या फिर इसको कंपेयर नहीं कर सकते आप, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट डिमांड है. अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हो, बहुत रिच हो, लेकिन जब भी आप सोसाइटी में जा रहे हो लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, दे आर ट्रीटिंग यू अनइक्वली. ठीक है, तो ये भी सही नहीं है ना, तो आप अपने आप को डेवलप्ड नहीं मानोगे. फिर फ्रीडम नहीं है अगर आपके पास, सिक्योरिटी नहीं है, आपको नहीं पता कि भाई आपकी लाइफ में जो डिसीजंस हो रहे हैं वो आप ले पाएंगे नहीं, आपके पास चॉइस नहीं है अगर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है अगर आपके पास, तो अगेन कितना भी पैसा हो या कितनी भी अच्छी वेजेस हो, कितना भी अच्छा काम चल रहा हो, डेवलपमेंट नहीं लगेगा. राइट, रिस्पेक्ट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक डिसेंट अमाउंट में हों और हम उनको एंजॉय कर पाएँ, है ना, लाइफ को एक सही तरीके से चला सकें. सो डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स ऑफ मैनी गोल्स. हो सकता है कि ये जो लोग हैं इनकी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हों गोल्स के. ठीक है, किसी को ये लगता हो कि भाई मुझे रेगुलर वर्क मिलना चाहिए और साथ में इक्वल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए मेरे लिए. ठीक है, किसी को लगता हो कि उसके डिसेंट प्राइसेस पर प्रोडक्ट तो मिलें पर साथ में उसके काम को उतनी इक्वली रिस्पेक्ट मिले, है ना. मोर इनकम तो वो अर्न कर ले बट साथ में उसको बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बनाना है. तो ये जो डेवलपमेंट होता है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, क्योंकि डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल आइडिया होता है. ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति को डेवलप्ड मानने के लिए सब कुछ होना उसके पास ज़रूरी है. वो क्या चीज़ों को ज़रूरी समझता है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है. बात समझ आई. और ये एक चीज़ और हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं दे कीप चेंजिंग, और बेटर वर्ड वी कैन यूज दे कीप इवॉल्विंग. ठीक है, हो सकता है कि कल मैं जिस चीज़ को उतनी इम्पोर्टेंस ना देती हूँ, आज मुझे वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, और अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं मानूंगी कि शायद मैं डेवलप्ड नहीं हूँ या मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है. ठीक है, लेकिन वो चीज़ मैं अचीव कर लेती हूँ तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, अब मेरी प्रोग्रेस हो रही है. चलो, so different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. अब हम थोड़े बड़े लेवल पर बात करेंगे. ठीक है, पहले एक चीज़ देखते हैं कि कन्फ्लिक्टिंग कैसे हो सकता है. मतलब कोई भी आइडिया जो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट कर सकता है. मान लो यहाँ पर हम बात करते हैं, चलो जेंडर इक्वालिटी का एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज देयर इज़ अ पेयर, एक हस्बैंड और एक वाइफ. ठीक है, अब हस्बैंड जो है उसको ये लगता है कि ठीक है वो बाहर पैसा कमा रहा है, सो दैट इज़ इनफ, उसको घर पे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. ठीक है, अब विमेन क्या सोच रही है कि भाई देखो मैं भी बाहर पैसा कमा रही हूँ, मुझे भी रिस्पेक्ट मिल रही है, बट ये जो घर का काम चल रहा है, ठीक है, ये जो हाउस होल्ड वर्क है, इसमें इसको भी क्या करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए. ठीक है, और अगर ये ऐसा नहीं कर रहा है तो ये इसके लिए इसके डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है. राइट, तो यहाँ पर देखो दोनों अपना अपना प्रोग्रेस देख रहे थे, दोनों का डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन इसका जो आइडिया है डेवलपमेंट का कि मैन शुड ऑल्सो हेल्प इन दी हाउस होल्ड वर्क. ठीक है, मैन शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दी डेली वर्क्स. तो क्या ज़रूरी है कि दूसरा व्यक्ति जो है, जो इसका हस्बैंड है, वो भी इस चीज़ को माने. लेकिन ये कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है. मान लो इसको लगता हो कि नहीं भाई मैं बाहर काम कर रहा हूँ, मेरे से उतना ही हो पाएगा, मैं घर का काम नहीं कर पाऊँगा. ठीक है, तो हो सकता है कि डेवलपमेंट जो एक व्यक्ति के लिए सही हो वो दूसरे व्यक्ति के लिए सही ना हो, या कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर इंक्रीज हो जाएं, दूसरे को लगे कि ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सा क्वेश्चन है, ये नहीं हो पाएगा हमसे. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल लेवल पर बात की. और अगर हम इसी को पूरे नेशन के लेवल पर, पूरी कंट्री के लेवल में बात करेंगे तो वो भी वहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. ठीक है, अब देखो अब एक कंट्री में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग आइडियाज़ हैं लोगों के पास, है ना, अलग अलग बिलीव्स हैं उन सब के. तो हमें किस तरीके से बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये कम हो सकें, है ना. अब देखें अगर हम जैसे, तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमी है तो बाकी चीज़ें.
लेकिन हम इकोनॉमी के कारण नेचर को या साफ एनवायरनमेंट को क्या नहीं कर सकते, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, है ना, या स्टेक पर नहीं लगा सकते। तो इसके बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जितने भी लोग सोसाइटी में वर्किंग कंडीशंस में हैं, उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई पैसा ज़रूरी है पर नेचर भी उतना ही ज़रूरी है। तो एक बैलेंस बनाओ, सस्टेनेबल रखो चीज़ों को, है ना। सस्टेनेबल क्या है आगे देखेंगे। फाइन। अब जो हैंडीकैप्स हैं या जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, है ना, स्पेशली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है कि भाई उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अब इन पे कोई क्वेश्चन अगर उठाएगा कि भाई ये लोग जो हैं ये फिट नहीं है काम करने के, तो ये उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। बट हम किसी एक आइडिया के बेसिस पर दूसरे व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकते, डेवलपमेंट रोक नहीं सकते, उसकी पर्सनल ग्रोथ को रोक नहीं सकते, है ना। इक्वालिटी चाहिए लोगों को, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग, अलग अलग रेसेस के लोग जब एक साथ रहते हैं, सो दे डिमांड इक्वालिटी विच इज़ कम्प्लीटली राइट, है ना। सारे लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, या वो किस तरीके के दिखते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो उनका रिलीजन क्या है, इन सारे बेसिस को साइड में रखा जाए तो सबसे ज़रूरी है उनको कैसे ट्रीट किया जाए, ह्यूमंस की तरह। ठीक है, तो हमें इक्वालिटी देनी ज़रूरी है, लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी देनी ज़रूरी है कि या अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो करें, आप जॉब्स करना चाहते हैं तो करें। ठीक है, वॉट एवर दी गोल्स यू आर हैविंग, उनको अचीव करने की अगर हम अपॉर्चुनिटी सबको दे पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी भी होनी ज़रूरी है कि मैन और वेमेन दोनों को हम बराबरी से ट्रीट कर पा रहे हैं, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और बराबर उनकी चॉइस जो है वो मैटर करती है। ठीक है, और कंट्री की अगर हम बात करें तो जब हम इकोनॉमी के नज़रिए से देखते हैं तो हर लेवल पर या हर स्फीयर में क्या होना चाहिए, एक प्रोग्रेस होनी ज़रूरी है, ऊपर जाना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, बाकी चीज़ें भी बराबर मैटर करती हैं। ठीक है, इसलिए जब एक कंट्री के डेवलपमेंट की बात होती है तो आप किसी एक एस्पेक्ट में नहीं देख सकते, आप सिर्फ इकोनॉमी को नहीं देख सकते, आप सिर्फ फिट लोगों को नहीं देख सकते, है ना, या आप किसी एक कम्युनिटी को नहीं इंश्योर कर सकते कि भाई हाँ इस कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है तो सबका हो रहा है। नहीं, जब तक आप सारे लोगों को बराबरी से ट्रीट नहीं कर रहे हो, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हो, है ना, और उनको फेयर चॉइसेस नहीं दे रहे हो, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कंट्री में कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक वैरायटी नहीं है ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। चलो अब देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर कैसे किया जाता है। कंपेयर क्यों कर रहे हैं हम? ऑब्वियस सी बात है, कंपैरिजन जब भी होता है तो एक चीज़ समझ में आती है कि हम अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हैं, है ना। आपको पता तो होना चाहिए कि सामने वाले में ऐसा क्या है जो वो मुझसे बेटर है, और मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा सुधार सकूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ 5 से 6 बेसिस हैं या क्राइटेरियाज हम जिनको कहेंगे, जिनके बेसिस पर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या है? इनकम यानी कमाई, ठीक है, जितनी भी आपके पास वेल्थ है उसको इनकम बोल रहे हैं, और नेशनल यानी पूरे नेशन की। ठीक है, अब इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जिसको आप टोटल इनकम कहते हैं। ठीक है, अगर एक कंट्री में 10 लोग हैं मान लेते हैं, तो हर व्यक्ति अगर कमा रहा है, ठीक है, तो जब हम इन 10 लोगों की इनकम को ऐड कर देंगे तब जाकर कहीं पर बनेगी इस पूरी कंट्री की इनकम। इसी को आप कह देंगे नेशनल इनकम। ठीक है, जब आप 11th-12th में आएंगे और अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप नेशनल इनकम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये कंसेप्ट जो अभी हम इतने सिंपल तरीके से समझ रहे हैं कितना ज़्यादा वास्ट है और कितनी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है अपने साथ। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम कम है तो हम डेफिनेटली ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर प्रोग्रेस या डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी कम है, और अगर ज़्यादा है तो हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई ये एक ऐसी कंट्री है डेवलप्ड। ठीक है, ये कंसेप्ट और समझ लो। कंट्रीज़ को बेसिकली हमने 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज में डिवाइड किया है, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। डेवलप्ड मतलब जो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस ऑलरेडी कर चुकी हैं, है ना, बेसिक चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हैं,
डेवलपिंग मतलब विच आर इन प्रोसेस, ठीक है, जिनमें काम अभी चल रहा है, दे आर इन अ प्रोग्रेसिव डायरेक्शन, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है उनकी। एंड अंडर डेवलप्ड मतलब कि अभी जो डेवलपमेंट तक पहुँचे भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग। ऐसा नहीं कह सकते आप कि जो अंडर डेवलप्ड है वो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग, लेकिन अभी वो उस लेवल तक पहुँचे नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम बहुत अच्छी है तो आप कहोगे भाई ये डेवलप्ड में आएगा, बहुत कम है तो अंडर डेवलप्ड, और ठीक है रेंज मीडियम रेंज पे चल रहा है, बढ़ते जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर साल, तो आप कहोगे कि भाई ये डेवलपिंग कंट्री है। देन एवरेज इनकम, अभी एवरेज इनकम क्या है, नेशनल इनकम तो देख ली, नेशनल इनकम मतलब पूरी कंट्री की इनकम, और एवरेज इनकम मतलब कि इस कंट्री में रहने वाला हर व्यक्ति एवरेज कितना कमाएगा, मतलब हर एक व्यक्ति की लगभग जो इनकम होगी उसको देखने की कोशिश करें। कैसे करेंगे, एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, पर कैपिटा यानी पर व्यक्ति की जो इनकम है वो कैसी है, कितनी है, कैसे निकालते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है, पूरी कंट्री की जो इनकम है या जिसको आप नेशनल इनकम भी कह देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, कि कितने लोग रह रहे हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं नेशनल इनकम आई 1000 रुपया, ठीक है, और लोग थे कितने 100, तो अगर हम एवरेज इनकम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 10, यानी हर व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल जिससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इशू है, इशू क्या है, इशू ये है कि पूरी कंट्री की इनकम तो हमने देख ली है ना, लेकिन पूरी कंट्री की इनकम जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो सारे लोग थोड़ी ना कमा रहे हैं, एक छोटा 5 साल का बच्चा है वो तो नहीं कमा रहा, लेकिन वो टोटल पॉपुलेशन में तो आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी ज़रूरी कि पर कैपिटा इनकम जो है ये कितना भी आप फॉर्मूला लगा लो बट ये रहता एक अजम्पशन ही है, ठीक है, कम और ज़्यादा होते रहता है। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब होता है कि एक 0 से 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है ना, मतलब एक बच्चा जो बर्थ से लेकर जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता तब तक हम उसको कहते हैं इन्फेंट, ठीक है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब जो मरना होता है, मतलब जो डेथ होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन टू 100 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1000 को बेस लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर ईयर में, मान लो हम बात कर रहे हैं 2024 के, ठीक है, इस पर्टिकुलर ईयर हम मान लेते हैं कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो डेटा क्या बताता है कि उनमें से कितने बच्चे जो 0 से मतलब बर्थ से लेकर 1 साल तक सर्वाइव कर गए हैं, सॉरी 1 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, तभी तो मोर्टेलिटी बोल रहे हैं, ठीक है। मान लो कि 10 बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है, मतलब कि 1000 बच्चे ज़िंदा हैं लेकिन 10 बच्चों की डेथ हो गई। रेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इससे कैसे पता चलेगा कि डेवलप्ड है कि नहीं है, सिंपल है, एक इन्फेंट जब तक वो 0 से 1 साल तक का होता है तो वो बेसिकली उसकी बॉडी एडजस्ट कर रही होती है जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसमें, है ना। अब जब वो बॉडी एडजस्ट हो रही है तो उसको बहुत सारे इन्फेक्शंस और डिजीज़ेस और प्रॉब्लम्स होना एक आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है छोटे बच्चों को। लेकिन अगर हमारी कंट्री उनको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड करा पा रही है ना, जो नीडेड हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी अगर वो पूरी नहीं हो रही हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अब किसी कंट्री का अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो ये हम इससे क्या इंडिकेशन मिलता है हमको कि ये डेवलप्ड उतना ज़्यादा नहीं है ना। कारण क्या है कि देखो इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, तो अगर उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर उसकी मदर जो है जिसने उसको वूम में रखा है, अगर ये मदर हेल्दी नहीं है ना, ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी पीरियड अगर वो हेल्दी नहीं है, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिला, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिले या उसको समय पर हेल्थ केयर चेकअप्स नहीं मिले, है ना, कुछ प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई उसके अंदर जो होगी, तो उसके कारण बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये क्या बता रहा है कि भाई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अगर नहीं है, अगर आप एक छोटे बच्चे को नहीं बचा पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स है जिसको आप डेवलपमेंट नहीं कह पाओगे, ठीक है। चलो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब लिटरेसी का मतलब क्या होता है, देखो वी नीड टू अंडरस्टैंड
दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड, है ना। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लिटरेट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, और वो 7 साल या उससे ऊपर का। अब ऐसा नहीं कि एक 7 साल का या 6 साल 5 साल का एक बच्चा है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता तो आप उसको अनपढ़ कहोगे। अरे अभी उसने शुरू नहीं किया है ना, उसकी कैपेबिलिटीज़ इवॉल्व होती जाएंगी, तब वो बड़े होकर चीज़ों को सीख पाएगा, है ना। धीरे धीरे करके सीखेगा, बेस से सीखेगा। लेकिन कोई व्यक्ति मान लो जो 20 साल का है ना, मान लो एक व्यक्ति है XYZ 20 साल का है। अब इस 20 साल के व्यक्ति को आप एक पेपर देते हो इसकी मदर टंग में, और ये उसमें क्या लिखा है इसको रीड नहीं कर सकता, और आप उससे बोलते हो कि अपना नाम लिख के बताओ, साइन करके बताओ, तो नहीं कर सकता, तो वो इलिटरेट है ना। और एजुकेटेड का मतलब क्या होता है? एजुकेटेड का मतलब कि भाई आप किसी स्पेसिफिक कोर्स के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, है ना, कोई स्पेसिफिक डिग्री के लिए पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो एजुकेटेड होता है। और लिटरेट मतलब जो लिख सकता है और पढ़ सकता है ना, रीड एंड राइट। फाइन। लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा लोग पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, मतलब क्या है कि लोग अवेयर हैं, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट अवेयर है और प्रोग्रेसिव है, पढ़ना लिखना तो एटलीस्ट सीख ले रहे हैं, है ना। लेकिन लिटरेसी रेट कम है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों ने पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं दिया, ठीक है, अवेयरनेस नहीं रही लोगों के अंदर पढ़ाई को लेकर, या एटलीस्ट इतना तो कि आप भाई लिख सको, आप पढ़ सको, है ना। सो दिस प्रूव्स अ लैक ऑफ अवेयरनेस। प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7 एंड अबव एज ग्रुप, ठीक है, 7 या उससे ज़्यादा साल के जो लोग हैं अगर वो लिख और पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो हम उनसे कैलकुलेट करेंगे लिटरेसी रेट कि भाई कितने लोग लिख पढ़ सकते हैं और टोटल पॉपुलेशन क्या है, डिवाइड कर लो, परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में जो एक एग्जाम्पल दिया जाएगा एक ग्राफ की मदद से, वहाँ पर बताया जाएगा कि केरला और बिहार दो जगहों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो केरला का लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है ना, और बिहार का लिटरेसी रेट कम है। इसका मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट का और कॉमन पीपल का दोनों का ज़्यादा फोकस है पढ़ाई की तरफ, नॉट एग्जैक्टली पढ़ाई, मतलब ये अवेयरनेस चाहते हैं, इनको इतना तो है कि भाई हम इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि हम लिख और पढ़ सकें, ठीक है। लेकिन वहीं पर हम जहाँ बिहार की बात करते हैं, जहाँ से वाकई लोग काफ़ी ब्रिलियंट निकलते हैं, ठीक है, अगर आप सिविल सर्विसेज में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बिहारीज़ का है उसमें। क्यों? क्योंकि वो शार्प माइंडेड है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, मैं ऐसा कोई स्टीरियोटाइप नहीं बना रही हूँ, ऐसा माना जाता है कि उन लोग थोड़े से ज़्यादा मेमोरी उनकी स्ट्रांग होती है, और साथ में वो थोड़े से, क्या बोलूँ, थोड़े से शार्प माइंडेड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये चीज़ मान रहे हैं फिर भी वहाँ का लिटरेसी रेट कम है, इसका मतलब कि जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जो एम्बिशियस हैं, वो तो काफ़ी आगे जा रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं वो लिखना और पढ़ना भी नहीं सीख रहे हैं, है ना, वो इलिटरेट रह जा रहे हैं। एक तो आई डोंट नो, कभी कभी मैं बहुत गलत स्पेलिंग लिख देती हूँ इस पर, ठीक है, पार्डन मी फॉर दैट। देन नेट अटेंडेंस रेशियो, अटेंडेंस मतलब स्कूल वाली अटेंडेंस, ऑब्वियसली, कि भाई बच्चा जो है जो 14 और 15 ईयर्स का है वो स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। मान लो कि टोटल 14 से लेकर 14-15 एज ग्रुप के मान लेते हैं XYZ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब इनमें से केवल X स्टूडेंट्स जा रहे हैं कहाँ पर, स्कूल, ठीक है। इसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो अगर वो कम आता है कि भाई मान लो 1000 बच्चे हैं, उनमें से केवल 500 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये जो बाकी के 500 बच्चे सेम एज के हैं, ये स्कूल क्यों नहीं जा रहे? और ये स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये आगे जाकर इलिटरेट रह जाएंगे, है ना, इलिटरेट रह जाएंगे, और इनको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो इनको आगे जाके हाई पेइंग जॉब्स भी नहीं मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो सोसाइटी में जो इकोनॉमी है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, और साथ में इंडिविजुअल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लग जाएंगे, ठीक है। सो नेट अटेंडेंस रेशियो क्यों ज़रूरी है कि भाई कितने बच्चे ही देश का भविष्य है ना। ये जो आज आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको ही तो आगे जाके इकोनॉमी संभालनी है, आपको ही तो आगे जाके सोसाइटी संभालनी है ना। तो अगर आज आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, अगर आज आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप क्या सीख पाएंगे, है ना। जो आपके बेसिक्स सुधर जाने चाहिए स्कूल आकर, वो कैसे सुधरेंगे? फाइन। तो नेट अटेंडेंस रेशियो इसलिए ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट और एजुकेटेड बने, और साथ में आगे जाकर इकोनॉमी को ज़्यादा अच्छे से रन कर पाएँ, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर पाएँ। हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब
कि भाई कौन कौन सी जगह हैं, कितनी अच्छी तरीके से उन जगहों को मेंटेन किया गया है जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हों, क्लिनिक्स हों, थेरेपी सेंटर्स हों, या फिर जो ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग बीमारियां होती हैं, सबको लेकर स्टाफ होना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए और उतनी मेडिकल केयर लोगों को मिलनी चाहिए। अगर कंट्री ये दे पा रही है तो वो डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रही है ना। और नहीं दे पा रही है, ये बेसिक हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने देखी, ये सब बेसिक हैं। अगर ये पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर हम कहेंगे कि कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड है, या अगर वहाँ की गवर्नमेंट कोई एक्शन इसके लिए नहीं ले रही है तो, है ना। और कुछ कंट्रीज़, जैसे कि अगर हम स्टेट्स की बात करें तो लिटरेसी रेट के मामले में हम केरला को डेवलप्ड कहेंगे, लेकिन बिहार को नहीं कहेंगे, है ना। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के मामले में हम हरियाणा को अंडर डेवलप्ड कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है छोटे बच्चों को लेकर, राइट। हेल्थ फैसिलिटीज़, अगर मैं बोलूँ कि बिहार को कंपेयर कर रहे हैं हम, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, जो जनरली ट्राइबल एरिया जहाँ तक गवर्नमेंट की उतनी पॉलिसीज़ नहीं पहुँच पा रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। लेकिन एक पॉश सिटी लाइक दिल्ली, यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, नागपुर है, मुंबई है, यहाँ पर क्यों है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़? क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, तो इनको डेवलप्ड मानेंगे हम इन चीज़ों में, ठीक है। तो हम एक कंट्री के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स के बीच में डेवलपमेंट देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में भी। फाइन। तो ये था हमारा कुछ क्राइटेरियाज जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट है या नहीं है उसको जज करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, राइट। चलो एक छोटा सा टॉपिक और है, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। देखो, फैसिलिटी मतलब सुविधाएं, और पब्लिक वेर एवर दिस वर्ड कम्स इट सिंपली इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होगा? गवर्नमेंट में। सारे लोग सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। क्यों? क्योंकि उनके इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग हैं, राइट। अब उनके इकोनॉमिक स्टेटस अगर अलग अलग हैं तो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो चीज़ें बेसिक हैं तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करें, उनको प्रोवाइड कराए, ताकि ये चीप रेट्स में भी उनको मिल सके और लोगों का वेलफेयर भी ना रोके, है ना। सो दीज थिंग्स नीड्स टू बी प्रोवाइडेड कलेक्टिवली बाय दी गवर्नमेंट। जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, आपके पास कितना भी पैसा हो, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आप नहीं ले सकते, है ना। प्राइमरी एजुकेशन बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सो दे आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो अगर ये गवर्नमेंट फ्री में उनको एडमिशन देती है, अगर उनको फ्री में बुक्स देती है, उनकी फ़ीस माफ़ करती है और उनको पढ़ाती है अच्छे से, तो ये प्राइमरी एजुकेशन बेसिक नीड है ना, ये पूरी किसकी मदद से हो रही है? पब्लिक की मदद से हो रही है, एक कलेक्टिव एक्शन की मदद से हो रही है। अदरवाइज़ नहीं मिलती है पब्लिक हेल्प तो वो पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता। सैनिटेशन एंड हाइजीन कैसे मिल रही है? भाई गवर्नमेंट इसके लिए व्यवस्थाएं कर रही है, साथ में अवेयरनेस भी स्प्रेड कर रही है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती अकेले, हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी, अवेयरनेस को स्प्रेड करना पड़ेगा। अनअडल्टरेटेड मेडिसिन आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कौन इंश्योर कर सकता है? ये आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ही तो इंश्योर कर सकती है, राइट। सो देर आर सम थिंग्स विच नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू द कॉमन पीपल नो मैटर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ जो पुअर और रिच के बेसिस पर बनती है, कि हाँ भाई पुअर को ये चीज़ें प्रोवाइड करानी ज़रूर है तो रिच को इसका फ़ायदा नहीं देंगे। बट सम थिंग्स, है ना, कुछ गोल्स ऐसे हैं जैसे कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगी, है ना, या सेफ्टी फ्रॉम इन्फेक्शंस हैं, अनअडल्टरेटेड मेडिसिन हैं, सैनिटेशन एंड हाइजीन है, ये सारी चीज़ें तो हर व्यक्ति के लिए बराबर है ना। अमीर व्यक्ति अलग हवा में सांस थोड़ी ना ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको नो मैटर कि कोई अफोर्ड कर सकता है या नहीं, ये गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराए तो ज़्यादा अच्छा है, और गवर्नमेंट इसके लिए अकाउंटेबल रहे तो भी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी पब्लिक फैसिलिटीज़। नाउ लेट्स मूव अहेड। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? ये वो पार्ट है चैप्टर का जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बाकी से भी बनेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस लगभग पूछ ही लिया जाता है, चाहे एमसीक्यू में पूछ लेगा या आपसे क्राइटेरियाज पूछ लेंगे, है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जिसको कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, किस बेसिस पर? 3 बेसिस पर, कि भाई एजुकेशनल लेवल क्या है, लोग कितने पढ़े लिखे हो रहे हैं,
हेल्थ स्टेटस क्या है, मतलब कि कितने बीमार हैं, कितनी उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हम अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं। देन पर कैपिटा इनकम, कि पर व्यक्ति साल भर में कितना कमा ले रहा है, राइट। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कंपैरिजन करती है कितनी कंट्रीज़ के बीच में, 189 कंट्रीज़ के बीच में, है ना। और ये इंडेक्स निकालती है एक, यानी एक प्रॉपर लिस्ट निकालती है जिसमें रैंक्स होती हैं, है ना, जिसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसके साथ एक और चीज़ है BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी में कितना आपका जो वेट है और वो हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी फिजिक के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, इसको हम कहते हैं BMI, है ना। आपने स्कूल्स में देखा होगा या आपने कुछ जो नए हॉस्पिटल्स बनते हैं वो प्रमोशन के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं ना, वो आपका BMI इंडेक्स निकाल के देंगे आपको। शिविर वगैरह जो लगते हैं, कैंपेनिंग्स जो होती हैं, उनमें आप देखेंगे कि जनरली BMI जो है उसको मेजर करके बताया जाता है कि आपकी बॉडी, अगर आपकी हाइट इतनी है तो उसके हिसाब से आपका वज़न कितना होना चाहिए, है ना। अगर आपकी एज इतनी है तो उसके हिसाब से आपकी आई साइट कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आती हैं, है ना, तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला है। इससे हमको क्या पता चलता है कि भाई कौन सा व्यक्ति नॉर्मल है, कौन सा अंडर वेट है, कौन सा ओबीस है, डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट्स एज वेल। फॉर्मूला पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेंगे इसको। देन आज का हमारा लास्ट टॉपिक कि भाई सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है। हम डेवलपमेंट समझ चुके हैं, है ना, डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं, लोगों के लिए अलग अलग क्यों होते हैं, और किस तरीके से जब हम एक कंट्री के, एक नेशन के गोल को, एक नेशन के डेवलपमेंट को देख रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भाई सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। देखो, ये जो वर्ड आया है ये बना है सस्टेन प्लस एबिलिटी से। एबिलिटी का मतलब तो हम समझते हैं कि क्षमता होती है। सस्टेन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर पा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है ना, एग्जॉस्ट नहीं हो जा रही है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भाई अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें सबसे पहले फोकस तो सस्टेनेबिलिटी पे करना पड़ेगा, है ना, कि हम अपने इन्वायरमेंट की और हम अपने ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन रिसोर्स की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको बचा पा रहे हैं या नहीं, क्या वो लॉन्ग टर्म में काम करेगी या नहीं, है ना। अगर मान लो कि मैं एक फैक्ट्री लगाती हूँ, बार बार मेरी फैक्ट्री मंदिर जैसी क्यों बन जाती है, चलो मान लेते हैं कि मैंने ऐसे एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है। अब ये जो फैक्ट्री है ये अगर मैं इस कॉस्ट पर लगा रही हूँ कि यहाँ से इतना पोल्यूशन जनरेट होगा कि आसपास में अगर कितनी भी ग्रीनरी है, कितने भी पेड़ पौधे हैं, आसपास में लोग कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा महसूस करेंगे और सफोकेशन लोगों को ज़्यादा फील होने लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या ये सस्टेनेबल आइडिया था? नहीं। लंबे समय पे क्या होगा, ये आसपास के एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, तो ये सस्टेनेबल आइडिया नहीं है ना। लेकिन अगर मान लो कि मैं वही फैक्ट्री लगाती हूँ, मैं डिसाइड करती हूँ कि इससे निकलने वाला जो धुआं होगा, स्मोक होगा, इसको मैं पहले करूँगी ट्रीट, है ना। पहले मैं देखूँगी कि इसमें से हार्मफुल सब्सटेंस जो हैं, गैशियस पार्टिकल्स जो हैं, उनको मैं सेग्रीगेट कैसे करूँ और फिर किसको कहाँ डिस्पोज करूँ जिसकी मदद से आसपास एनवायरनमेंट में क्या ना हो, डिग्रेडेशन ना हो। तो ये सस्टेनेबल तरीका है डेवलपमेंट करने का। ऐसे ही आपके पास हर काम को करने के सस्टेनेबल तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आप और ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो अनुशाला पर जाके आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक वीडियो बना था जो इट वॉज अ काइंड ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट, ठीक है, जो लकीली स्कूल अथॉरिटीज़ की मदद से और बच्चों की मदद से जिसको पूरा किया गया। तो वहाँ पर हमने ये बताया कि बच्चे किस तरीके से जो वेस्ट जनरेट होता है ना, उसको सस्टेनेबल तरीके से रिसाइकिल करने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन रिसाइकलिंग भेजने के लिए एक प्रॉपर वे है, एक मेथड है कि उनको हम कैसे संभाल के रखें, कैसे अपना गार्बेज को क्लीन करके रखें, राइट। तो ये सस्टेनेबिलिटी जो है ये इन्वायरमेंट में भी होती है ना। इन्वायरमेंट को भी सस्टेन कराना है, हमें अपनी एनर्जी को भी सस्टेन कराना है, और साथ में कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं आपके इन्वायरमेंट में उन सब में आगे तक, फ्यूचर तक बचे रहने की संभावना हमें हमेशा रखनी है। एग्जॉस्ट नहीं कर देना है कि आज तो सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, सब खत्म, कल के लिए कुछ नहीं बचा, तो ये सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, राइट। इसके लिए एक बहुत प्यारा सा कोट आपकी एनसीईआरटी देती है कि भाई हमने जो वर्ल्ड है
वो अपने फोर फादर से इनहेरिट नहीं किया, मतलब अपने पूर्वजों से इनहेरिट नहीं किया, हमें विरासत में नहीं मिला है। एक्चुअली हमने इसको अपने बच्चों से बोरो किया है, यानी आने वाली जनरेशन से बोरो किया है। अब हम किसी से कुछ बोरो करते हैं तो हमें उसको वापस करना पड़ता है ना, वी हैव टू रिटर्न दैट एंड इन गुड कंडीशन। तो यही बताना चाहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, जो दुनिया है, ये हमको मिला है अपने आने वाले बच्चों से, हमने उनसे बोरो किया है। और बोरो कर लिया है मतलब हमें उनको लौटाना है। लौटाएंगे कब? जब सही कंडीशन में रखेंगे। इट मीन्स वी हैव टू सेव आवर इन्वायरमेंट, वी हैव टू मेक श्योर कि हम जितना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट रोक नहीं सकते आप इन्वायरमेंट के बारे में सोच के, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, राइट। बट सस्टेनेबल तरीके ढूंढने ज़रूरी हैं, जैसे कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की अच्छी समझ, दोनों का बेस्ट पॉसिबल यूज़, ताकि हम अपने नेचर को बचा सकें। रीन्यूएबल रिसोर्स अगर हम एग्जांपल ले लें वाटर का, अंडरग्राउंड वाटर का ले लो आप एग्जांपल, और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कोल ले लो आप, ठीक है। अब वाटर रिसोर्स जो हैं भले रीन्यूएबल हैं, रिप्लेनिश हो सकते हैं, लेकिन बहुत अननेसेसरी खर्चा कर रहे हो इसका, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इसको वेस्ट कर रहे हैं, केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा और रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लग जाएगा। सेम कोल की अगर हम बात करते हैं जो कि नॉन रीन्यूएबल है, इसको तो ऑब्वियस सी बात है कि रीन्यू होने में लाखों करोड़ों साल लगने वाले। फाइन, मतलब कहने का ये है कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी हमें यूज़ करने पड़ेंगे, नॉन रीन्यूएबल भी हमें यूज़ करने पड़ेंगे। दोनों की मदद से, प्रॉपर कॉम्बिनेशन से डेवलपमेंट भी करना ज़रूरी है, लेकिन उस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो सस्टेनेबिलिटी इज़ दी ओनली वे। सस्टेनेबिलिटी कैसे देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी फैक्ट्री है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वहाँ से वेस्ट निकल रहा है तो उसको ट्रीट करो, है ना। रिवर्स जो हैं उनको बचाओ, उनमें किसी भी प्रकार का गंदा सामान मत डालो, है ना। उनमें अपने व्हीकल्स को, अपने कपड़ों को वॉश मत करो, है ना। जितने आप ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो करो, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन बचेगा, है ना। नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सारे तरीके के पोल्यूशंस को अगर हम बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्ट्रेशन करें, डिफॉरेस्ट्रेशन को बचाएं, है ना। ये सब क्या है, ये सस्टेनेबल तरीके हैं कि भाई डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, नीड है, नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे और अल्टीमेटली प्रोग्रेस रुकी तो सब खत्म, है ना। बाकी कंट्री से हम बहुत पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट में सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सो वी मस्ट नो कि इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी इज़ दी ओनली वे। जितना ज़्यादा आप सस्टेनेबल अपनी लाइफ को बना सकते हैं, अननेसेसरी गार्बेज यूज़ करने से बच सकते हैं, गार्बेज क्रिएट करने से बच सकते हैं, है ना। जितना पोल्यूशन आप रोक सकते हैं, जितने प्लांट्स आप लगा सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, जितने एनिमल्स को बचाया जा सकता है, ये सब कुछ अगर आप कर रहे हैं तो आप सस्टेनेबिलिटी अपनी लाइफ में ला रहे हैं, खुद को एक सस्टेनेबल ज़रिया बना रहे हैं आपके एनवायरनमेंट के लिए, राइट। तो ये था हमारा डेवलपमेंट का सारा आइडिया। अगर आपको ये समझ में आया है, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं। और क्योंकि हमने एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश की है ना, हमने टेक्स्ट को कम रखा है और हमने इस तरीके के डायग्राम्स को, पिक्चर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व किया ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे और साथ में छोटे समय में, कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये चैप्टर हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है या आप ऐसे और ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं, और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो अब तक आपने कर ही दिया होगा, ठीक है, और नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अनुशाला बाय अनुश्री। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।